हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था फाइनेंसिंग डिसीजन। 4-5 डिसीजन हमने जिक्र किए थे। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जिनमें से हमने फाइनेंसिंग डिसीजन को कल इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट डिसीजन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है? डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन्होंने कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर। तो उन्हें जो रिटर्न के तौर पर पैसा मिलता है, उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो रिटर्न मिलती है उन्हें, उस रिटर्न का नाम है डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसाइड करती है कंपनी कि हमें कितना डिविडेंड पे करना है, करना भी है या नहीं, ज्यादा पे करना है या कम पे करना है। तो डिविडेंड डिसीजन होता है, लेट कंपनी के पास 100 करोड़ का प्रॉफिट आया है, सारा का सारा पैसा ही कभी भी डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटा जाता और सारा का सारा पैसा ही रखा भी नहीं जाता। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से डिसाइड करती है कि हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द shareholders as dividend and how much of the profit is to be kept aside एज रिजर्व। प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमें एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने शेयर होल्डर्स में, कितना हिस्सा हमें बचा के रखना है रिजर्व के तौर पर, यह डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड डिसीजन के अंदर। अब इस डिसीजन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम एक के बाद एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि डिविडेंड बढ़ता भी है या नहीं, या कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है या नहीं सच में, या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए होता है या नहीं सच में। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड का भूखा नहीं होता है। कोई भी शेयर होल्डर जनरली डिमांड करेगा नहीं डिविडेंड, वो कुछ और डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा वो? लेट आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है 10 रुपीज में, 10 रुपये पर शेयर आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया है। वो शेयर 20 रुपीज का हो गया है। वो शेयर आज की डेट में 20 रुपीज का हो गया है, मतलब आपने जितना पैसा लगाया था वो डबल हो गया है। ये चीज चाहिए होती है हर इन्वेस्टर को। कोई भी अपने लगाए हुए पैसे पे डिविडेंड का भूखा नहीं होता है। सबको वेल्थ इंक्रीज करने की इच्छा होती है। डिविडेंड बहुत छोटा अमाउंट होता है एज कंपेयर टू कैपिटल अमाउंट का जो एप्रिसिएशन है उससे। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं।
किसी कंपनी का शेयर का प्राइस कुछ होता है और फेस वैल्यू होता है सपोज 10 रुपये। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं 2000 जिनकी फेस वैल्यू है 10, बट आपने ये शेयर्स खरीदे हैं 120 रुपीज के हिसाब से, 120 पर शेयर। तो आपके 2000 शेयर्स 120 के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया है पैसा। आपने इतने पैसे में 2000 शेयर खरीदे हैं जिनमें एक शेयर की वैल्यू है 120 रुपए। इन शेयर की कभी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, मतलब इन शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है, डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। सपोज कंपनी ने लिखा है कि हम इस साल 20% डिविडेंड देंगे, तो 10 रुपए का 20 मिलेगा। 10 रुपए का 20 हुआ 2 रुपी, और आपके 2000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से सपोज आपको 4000 रुपए मिल गए। अब 2,40,000 रुपए लगाकर आप 4000 रुपए ले जाना नहीं चाहेंगे शायद। आपने किस लिए खरीदा हुआ है शेयर्स कि कुछ नहीं पता कब ये 120 रुपए वाला शेयर 150, 180, 200 का हो जाए। तो लेट हमने एग्जांपल में मानना है कि 150 का ही शेयर हुआ है। अब 2000 शेयर 150 के हिसाब से 3 लाख रुपीस के हो गए। आपको ये चीज चाहिए, ये जो 60,000 का इंक्रीज हुई है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल एप्रिसिएशन आपके इन्वेस्टमेंट में आया है, इसलिए सब इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ये प्रैक्टिकल रीजन बताया मैंने आपसे। हालांकि हम टॉपिक के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग ही पढ़ेंगे कि कंपनी को डिविडेंड ज्यादा कब दे देना चाहिए, कम दे देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें हम टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बट मैंने आपसे ये एग्जांपल इसलिए डिस्कस किया है कि प्रैक्टिकली एक इन्वेस्टर चाहता क्या है, इसलिए ये हमने एग्जांपल लिया बस। तो अब हम अपने फैक्टर्स पे चलते हैं वन बाय वन। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा कि कोई भी डिविडेंड का भूखा नहीं होता। सबको अपनी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो इंक्रीज करनी होती है ताकि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो सके। सपोज आप थे ये इन्वेस्टर, तो कल तक आप 2,40,000 रुपए की वेल्थ वाले इंसान कहला रहे थे, आज आप 3 लाख रुपए की वेल्थ वाले इंसान कहलाओगे। और अगर अप्रिशिएट हो जाते हैं, शेयर्स की वैल्यू और इंक्रीज कर जाती है, तो हो सकता है कल को आप 5 लाख रुपए की वैल्यू वाले इंसान कहलाओगे। तो वेल्थ इंक्रीज करने का पर्पस होता है सबका, डिविडेंड का कोई भूखा नहीं होता है। अब एक एक करके हम अपने फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है वो है कैश फ्लो पोजीशन। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, मतलब उसके पास कैश आता जाता रहता है, तो वो डिविडेंड बांट सकती है। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है ही नहीं, तो कहां से डिविडेंड बांटेंगी वो। तो इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड, देन द कंपनी कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड, अदरवाइज लोअर डिविडेंड या नो डिविडेंड। सिंपल सा पॉइंट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग भी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आप ज्यादा डिविडेंड के लिए जाएंगे, अगर आपकी अर्निंग ही नहीं है तो कहां से ज्यादा डिविडेंड के लिए जाएंगे, कॉमन सी बात है। तो इफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी इज गुड, देन द कंपनी कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड, अदरवाइज
लेस डिविडेंड या नो डिविडेंड। दोनों पॉइंट में सेम बात कही गई है। थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। समझिए, अगर आपकी अर्निंग्स स्टेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हर महीने 5 लाख रुपीज कमाते हैं सपोज, तो अगर किसी मंथ में ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए आपको, तो आप टेंशन में नहीं आते, क्योंकि आपको लगता है कि अगले महीने फिर इतने ही पैसे आ जाने हैं। इट मीन्स जब एक इंसान की अर्निंग्स स्टेबल होती हैं तो वो ज़्यादा खर्चा करने को रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है नेक्स्ट टाइम पे इतना ही पैसा फिर मेरे पास आ जाएगा। ठीक इसी तरह कंपनी की भी अर्निंग्स अगर स्टेबल हैं तो वो हायर डिविडेंड के लिए जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मींस कि कंपनी ने कोई पॉलिसी तो मेंटेन नहीं की हुई है कि हम हर साल इतना डिविडेंड तो देंगे ही देंगे। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी है कि कंपनी अपनी पॉलिसी को मेंटेन रखना चाहती है, स्टेबिलिटी है कंपनी की पॉलिसी के अंदर कि हर साल हम 10% डिविडेंड तो बांटेंगे ही बांटेंगे, तो वहाँ पे लेस मोर वाला कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है। जो कंपनी की पॉलिसी है वो कंपनी अपनी पॉलिसी को फॉलो करेगी। तो ऐसे केसेस में डिविडेंड उतना बटेगा जितना कंपनी की रेगुलर पॉलिसी चलती आ रही है। ऐसा अगर नहीं करती है कल को कंपनी, तो कंपनी की गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सोशल वर्क ही कर रहे हैं हर साल अपने सोसाइटी में, कोई ऐसा काम कर रहे हैं आप हर साल 6 महीने में जो आपकी गुडविल इंक्रीज कर रहा है, अगर कल को आप वो काम करना बंद कर दें तो सोसाइटी क्या समझेगी आपके बारे में कि बस 2-4 साल का ही उनका टारगेट था, अब उनके पास फंड्स नहीं रहे, उनके पैसे ख़त्म हो गए होंगे। इस तरह की इमेज बन जाएगी आपकी अगर आप वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो चाहे पैसा आप कम कमा रहे हो या ज़्यादा कमा रहे हो, एक ऐसी पोजीशन आ जाती है ये पॉलिसीज़ वाली कि वो आपको मेंटेन करनी ही पड़ती हैं, नहीं तो आपकी गुडविल पे फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। सिंपल सा पॉइंट, जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट है वो शेयर होल्डर्स का है। जो भी पैसा कंपनी कमा रही है उस पैसे में से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा उनका ही इन्वेस्ट है। जो अर्निंग्स है वो भी उन्हीं शेयर होल्डर्स की ही है। तो क्यों ना शेयर होल्डर्स की ही राय ले ली जाए कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो डिविडेंड लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स की जो रेगुलर इनकम है वो डिविडेंड ही हो, तो उन्हें तो डिविडेंड चाहिएगा, उनका घर सपोज उस डिविडेंड इनकम से ही चलता होगा। तो अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड चाहिए तो बांटेंगे ही डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मींस कि कंपनी को अपने लिए फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं या नहीं। अगर कंपनी को लगता है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, हमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई फिक्स एसेट्स नई मशीन खरीदनी है, तो वो अपने पैसे को डिविडेंड बांट के खराब नहीं करेंगे, उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। तो अगर कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी नो डिविडेंड या लेस डिविडेंड के लिए जाएगी, और अगर नहीं है कोई भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स
कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के, तो हायर डिविडेंड बांट देगी कंपनी। ऐसा ही जनरली आप घरों में भी देखते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे पास खर्चा दिखाई दे रहा है, हमें कोई नियर फ्यूचर में या कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है, तो हम फालतू के खर्चे करके अपने पैसे को ख़राब नहीं करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में या उस एक्सपेंस के लिए पैसा बचा के रखते हैं। ठीक इसी तरह कंपनी में होता है, कंपनी को अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो वो अपने पैसे को डिविडेंड बांट के ख़राब नहीं करेगी, उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। ये भी पॉइंट शायद आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीन्स, मान लो आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में आएगा कि आप डिविडेंड बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। एग्जाम्पल, सपोज आपका बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो बैंक से आपको लोन रीपे भी करना है, इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे करना है। अब मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, बैंक का चुकाया नहीं है और शेयर होल्डर्स को आप धड़ाधड़ डिविडेंड बांटे जा रहे हैं, तो हो सकता है बैंक और आपके बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो जाए कि पहले मेरा पैसा चुकाना है, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे आप। तो डिविडेंड आप डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ज़्यादा डिविडेंड बांटेंगे या कम डिविडेंड बांटेंगे, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी मायने रखता है। जैसा हमने अभी बैंक का एग्जाम्पल लिया, आपको समझ आया होगा कि पहले बैंक का पैसा चुकाएंगे, अगर कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो बाद में डिविडेंड के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल कांस्टेंट या कोई भी लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस का मतलब है कि जब भी आप डिविडेंड बांटेंगे तो कंपनी एक्ट या सेबी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको डिविडेंड बांटना है। जो प्रोविजंस कंपनी एक्ट में लिखे हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग या सेबी ने कहे हैं, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अपने फाइनेंशियल मार्केट के जब हम लेक्चर डालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेबी क्या है। तो अगर कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविजंस या सेबी गाइडलाइंस कुछ कह रही हैं रिगार्डिंग द डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी डिविडेंड बांटने के टाइम पे। एग्जाम्पल, जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो कुछ पैसा साथ में आपको जनरल रिजर्व में भी डालना पड़ता है। ये कंपनी एक्ट में लिखा है। तो कहने का मतलब, जब भी आप डिविडेंड बांटेंगे किसी प्रिस्क्राइब्ड रेट पे 10%, 20%, 15%, तो कुछ परसेंटेज आपको जनरल रिजर्व में भी साथ में क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके रेट के हिसाब से जनरल रिजर्व भी साथ साथ क्रिएट होता रहेगा। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने किसी भी लीगल प्रोविजन का, ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके कि क्या फॉलो करने की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स पे भी काफी डिपेंड करता है कि हम डिविडेंड ज़्यादा बांटेंगे कि कम बांटेंगे। क्यों? यहाँ पे मैं दो तरह के टैक्स का जिक्र करूंगा। एक तो वो टैक्स जो प्रॉफिट पे लगता है, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टैक्स लगता है,
प्रॉफिट पे लगने वाला जो टैक्स है, कंपनी ने अपना P&L बनाया, कुछ प्रॉफिट आया, उस पे कंपनी टैक्स देगी। तो अगर हमारे टैक्स रेट्स हाई हैं तो हमारा टैक्स का अमाउंट भी ज़्यादा चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट हमारा टैक्स के वे में चला जाएगा उतना ही रेजिडुअल प्रॉफिट हमारा कम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 100 रुपये कमाया है और 5% अगर टैक्स है तो 95 है हमारे पास रेजिडुअल इनकम टैक्स जाने के बाद, बड़ा अमाउंट है कोई। और अगर टैक्स ये 30% या 35% है तो 60-65 रुपीज़ बचेंगे हमारे पास। तो टैक्स रेट्स पे डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड कितना बांटेंगे, क्योंकि टैक्स रेट कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी बची हुई इनकम कितनी रहेगी, बचा हुआ पैसा कितना रहेगा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब यहाँ चलते हैं, एक टैक्स होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT। सेम परसेंटेज पे डिपेंड करेगा यहाँ भी। अगर वो परसेंटेज टैक्स की हाई है तो काफ़ी सारा पैसा तो सपोज आपका टैक्स में ही चला जाएगा, तो आप डिविडेंड कम डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि टैक्स में कम पैसा ही जाएगा तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे आप। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपको कोई सामान लेना है, इंपोर्ट करना है। अगर आप पे वो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लग रही है उस टाइम पे, तो हो सकता है आप उस आइटम को परचेज करना ही रहने दें। मान लो कोई 50 लाख रुपए का सामान है, या तो वो 55 लाख रुपए का पड़ जाए आपको, या वही सामान आपको 80 लाख रुपीज़ का पड़ रहा है ड्यू टू इंपोर्ट ड्यूटी। तो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको सिर्फ टैक्स के तौर पे देने पड़ रहे हैं। तो क्या पता आप कैंसिल कर दें, मतलब ना लें वो प्रोडक्ट। ठीक इसी तरह यहाँ पर समझें, अगर टैक्स रेट्स ज़्यादा हैं तो क्या पता कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करे या डिक्लेयर ही ना करे। और अगर टैक्स रेट्स नॉमिनल हैं, कम हैं, तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर्स के हाथों में ही जाए। क्यों टैक्स में ही चला जाए सारा पैसा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टैक्स रेट्स वाला पॉइंट अच्छी तरीके से। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट क्या है? सिंपल शब्दों में अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं कि कंपनी शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर लेगी कि नहीं। तो कैपिटल मार्केट से एक्सेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर ज़्यादा कर दोगे या कम। कैसे? मान लीजिए दो तरह की कंपनी है या दो तरह की पार्टी हैं। एक के पास पैसा बहुत कम है या उसकी गुडविल नहीं है इतनी अच्छी कि जब वो चाहे पैसा अरेंज कर सके। एक दूसरी कंपनी है या दूसरा कोई पर्सन है जिसके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, बट उसकी पहुंच ऐसी है कि जब वो चाहे जब वो पैसा अरेंज कर देगा। तो ऐसे पर्सन अगर खर्चा किसी टाइम पे ज़्यादा कर भी दें तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जब भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो अरेंज कर सकते हैं जितना पैसा वो चाहें। इसी तरह के एग्जाम्पल को मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अगर कोई हाई क्रेडिट वर्दी कंपनी है, अच्छी पोजीशन वाली कंपनी है कोई, वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। क्यों? कल को अगर उसे खुद को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर लेगी, क्योंकि वो हाई क्रेडिट वर्दी कंपनी है, उसके शेयर्स भी इजीली बिक जाएंगे और उसे पैसे अरेंज हो जाएंगे। अगर यहीं पे हम कोई छोटी कंपनी का एग्जांपल लें जो हाई क्रेडिट वर्दी नहीं है,
अगर वो शेयर कल को इशू करती भी है तो पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होगी शेयर खरीदने में। तो ऐसी कंपनी अगर ज़्यादा डिविडेंड बांट भी दे तो उसके पास बाद में पैसा नहीं बचेगा, क्या पता वो अरेंज ही ना कर पाए। तो इस तरह की कंपनी कम डिविडेंड बांटेंगी। जो हाई क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा डिविडेंड के लिए भी जा सकती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने के बावजूद भी उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट खुद को पड़ी तो उन्हें कैपिटल मार्केट से सुविधा मिल जाएगी, वो इजीली अपने शेयर्स इशू करके पैसे को अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से ये पॉइंट। हमारा लास्ट पॉइंट है डिविडेंड डिसीजन का, अब स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो कंपनी है वो डिक्लाइन फेज में है, मतलब इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है उसकी। सी लिमिटेड जो कंपनी है वो ग्रोथ फेज में है, अच्छी पोजीशन है और फ्यूचर में भी ग्रोथ के आसार हैं। बी लिमिटेड बीच में है, ना बहुत बेकार ना बहुत बढ़िया। तो अगर सी लिमिटेड को समझें तो ये डिविडेंड बांट रही है या नहीं बांट रही है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ फेज में है तो इसके जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज कर ही रही होगी। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है तो जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में, जो शेयर होल्डर बने हुए हैं उस कंपनी के, उन्होंने जो पैसा लगाया था वो इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी अच्छी कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, सपोज आपने टाटा में पैसा लगाया हुआ है, टाटा मोटर्स में, जिसका कभी लास्ट ईयर शेयर का प्राइस 100 रुपये था, आपने लगा दिया पैसा, वही शेयर आज 300 के आसपास है, तो आपको क्या डिविडेंड चाहिए? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रैक्टिकली किसी को डिविडेंड नहीं चाहिए होता है, सब अपनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज चाहते हैं, वेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं। सब वेल्थ इंक्रीज करने के लिए उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है कि जिस कंपनी का शेयर मैं खरीद रहा हूं आज 100 रुपए का, क्या पता उसका शेयर एक साल में ही 200 रुपए का हो जाए, तो एक ही साल में डबल हो जाए आपका पैसा। ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता। डिविडेंड ऐसा कभी नहीं कर सकता कि डिविडेंड आपको अमीर बना दे। कोई बैंक इंटरेस्ट ऐसा कभी नहीं कर सकता कि एक साल के बैंक के ब्याज में आपका पैसा डबल हो जाए, बट शेयर मार्केट कैन डू। तो इसलिए हम इन्वेस्ट करने के इच्छुक होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो सी लिमिटेड जो कंपनी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसके इन्वेस्टर होंगे, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये डिविडेंड नहीं भी बांटती है तो ना इस पे ना इसके शेयर होल्डर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएट करके दे रही है। ये कंपनी बी लिमिटेड अगर डिविडेंड बांटे या ना बांटे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझिए, ए लिमिटेड जो कंपनी है वो डिक्लाइन फेज में है। डिक्लाइन फेज मतलब इसके शेयर्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसके शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो या तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें या उनकी वेल्थ इंक्रीज कराएं।
तभी तो टिकेंगे कोई भी शेयर होल्डर हमारी कंपनी में। तो अगर हम वेल्थ इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं उनकी, तो कम से कम डिविडेंड देके तो राजी करें उनको। यहां पे डिविडेंड देंगे हम। क्यों? अगर हम डिविडेंड भी नहीं देते हैं तो जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो अपना शेयर सेल करना चालू कर देंगे, और जितने शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चालू कर देंगे उतनी ही फिर मार्केट वैल्यू और डाउन चली जाएगी उस शेयर्स की, क्योंकि कोई डिमांड नहीं कर रहा है आपकी कंपनी का शेयर। उल्टा जिनके पास थे आपकी कंपनी के शेयर वो भी बेच बेच के एग्जिट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आपकी पोजीशन और डाउन चली जाएगी। इसलिए अच्छा है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते तो कम से कम डिविडेंड बांट के अपने शेयर होल्डर्स को रोके रखें। इसलिए ऐसी कंपनीज डिविडेंड बांटेगी। अब हमने पॉइंट को नाम दिया है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाने के टाइम पे ऐसा भी सोचते हो, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। कोई इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके की कंपनी में पैसा लगाने के इच्छुक रहेंगे जो रेगुलरली डिविडेंड बांटती हो, तो वहाँ पे उसका दिख जाएगा स्टॉक मार्केट रिएक्शन के हिसाब से कि ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांटती है या नहीं। हमने आपसे और डिटेल में भी समझा दिया है कि कौन डिविडेंड ज़रूर बांटता होगा जिससे शेयर के प्राइस अफेक्ट करेंगे, और कौन डिविडेंड नहीं बांटता होगा या किसको ज़रूरत नहीं है डिविडेंड बांटने की। हमने आज अपना डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट किया है इन ऑल रिस्पेक्ट। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। हमने स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट्स पढ़े, कैश फ्लो पोजीशन, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डिविडेंड बांटेंगे ज़्यादा, अन्यथा नहीं बांटेंगे। अगर अमाउंट ऑफ अर्निंग कंपनी का ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। अगर अर्निंग्स स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, तो ज़्यादा खर्चे के लिए जा सकते हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम पे मेरे पास फिर इतने ही पैसे आ जाएंगे। फिर था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आपके कंपनी ने कोई पॉलिसी चला रखी है कि इतना डिविडेंड तो हम बांटेंगे ही बांटेंगे, तो आप अपनी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। फिर हमने पॉइंट पढ़ा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, कि जो भी डिविडेंड का पैसा होता है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो रहता तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का ही है, तो क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए कि उनको डिविडेंड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बांटेंगे। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कि अगर कंपनी को ग्रोथ के आसार दिखाई दे रहे हैं तो वो डिविडेंड बांट के अपने पैसे को खराब नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर हमने पॉइंट पढ़ा टैक्स रेट्स का, कि टैक्स कैसे इफेक्ट करेगा डिविडेंड डिसीजन को। तो हमने 2 तरह के टैक्स पढ़े, एक प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा जो रेजिडुअल इनकम को कम कर देगा। रेजिडुअल मीन्स बची हुई, टैक्स कटने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम रेजिडुअल कह रहे हैं। तो अगर टैक्स ज़्यादा हुआ तो रेजिडुअल इनकम भी तो कम बचेगी हमारी, टैक्स कम हुआ तो रेजिडुअल ज़्यादा बच जाएगी, तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर लेंगे। दूसरा टैक्स हमने कवर किया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कि अगर डिविडेंड भी बांट रहे हो आप तो उस पर भी टैक्स लगता है। अगर उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है तो कम डिविडेंड बांटोगे आप, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका टैक्स में ही चला जाए। फिर हमने 2 सिंपल से पॉइंट पढ़े, लीगल प्रोविजंस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया, तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, उसके बाद डिविडेंड देखेंगे। लीगल प्रोविजंस बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, जो लॉ ने कहा है, जो एक्ट ने कहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे आप, उससे अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। फिर हमने एक्सेस टू कैपिटल मार्केट वाला पॉइंट पढ़ा, कि जिन कंपनी की पोजीशन अच्छी होती हैं, जो कंपनीज हाई क्रेडिट वर्दी होती हैं, वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हैं बेशक, क्योंकि अगर उनको कल को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इजीली वो अपना शेयर इशू करके कैपिटल मार्केट से फंड अरेंज कर सकती है, उनके शेयर्स इजीली बिक जाएंगे क्योंकि वो हाई क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्टॉक मार्केट रिएक्शन का, जिसमें हमने डिटेल में 3 कंपनीज का एग्जांपल लिया कि कौन डिविडेंड बांटे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा या कौन नहीं बांटे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमने इस कंपनी में देखा कि ये वेल्थ तो क्रिएट कर नहीं सकती, वेल्थ तो बढ़ा नहीं सकती अपने शेयर होल्डर्स की,
तो अगर ये डिविडेंड भी नहीं बांटेगी तो शेयर होल्डर्स एग्जिट मारना शुरू कर देंगे, कंपनी के शेयर का प्राइस और गिर जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट भी क्लियर कर सकें। और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हम कुछ सिखा पा रहे हैं आपसे, आपकी नॉलेज को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।